गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय ऑर्नेट डीडवाना। पिछले वीडियो में हमने रेट मेजर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिनमें से प्रश्नावली का जो थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमने देखा था कि एक सीढ़ी जो है वो दीवार के सहारे झुकी हुई है, तो इसका जो ये कोण एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फिर से एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें आपको मेजरली दिक्कत आने वाली है, केवल वो क्वेश्चन मैं जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। फिर भी किसी स्टूडेंट के लिए कोई डाउट क्वेश्चन और भी रह जाए तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन ज़रूर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो को आप शुरुआत से लेकर पूरा लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में मैं आपको मोनोटोनोसिटी या फिर वर्धमान आसमान, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्धमान आसमान के साथ साथ में इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को एक साथ हम जो है वो मोनोटोनोसिटी बोल देते हैं, एकदिष्टता बोल देते हैं। तो एकदिष्टता का टॉपिक भी मैं इसी वीडियो के एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले चलिए फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, द रेडियस ऑफ ए सोप बबल, यानी एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या जो है वो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज, तो आपको परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है किसमें, सरफेस एरिया में, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ये आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन की दर भी आपसे वो पूछ रहा है, जबकि त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है। तो उस समय पर आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि हमें ऐसे क्वेश्चन को 3 स्टेप में करना होता है, तो तीनों स्टेप्स को हम बारी बारी देख लेते हैं। कि जो हमारा स्टेप 1 होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में डायग्राम बना देते हैं, और जो चीज़ हमें दी हुई होती है उसको बहुत अच्छे से हम मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन में हम लोग जो है वो स्टेप 1 पहले लिखेंगे। सो ये हमारा स्टेप 1 है, ठीक है, दिस इज़ आवर स्टेप 1। तो देखिए स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि स्टेप 1 में डायग्राम बना देना है पहले तो हम एक साबुन का बुलबुला बना देते हैं पहले तो ये हमारा एक साबुन का बुलबुला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हमें क्या करना है कि साबुन के बुलबुले के लिए जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है उसको आप अच्छे से पहले मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका सेंटर जो है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, ये केंद्र हो गया उसका बुलबुले का, और ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। साबुन का बुलबुला कॉन्टिन्यूसली जो है बढ़ रहा है, यानी उसकी त्रिज्या जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है इंक्रीजिंग, यानी इसकी त्रिज्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो हम इसकी त्रिज्या किसी समय पर आर मान लेते हैं। यदि हमने त्रिज्या आर मान ली तो जो चीज़ दी हुई है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आर में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष वो बढ़ रही है, तो इस वजह से यहाँ प्लस का चिन्ह लेना होगा हमें। तो प्लस के चिन्ह को लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका रेडियस में चेंज है। फिर वो बोलता है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी डी ए अपॉन डी टी आपको निकालना पड़ेगा। डी ए अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन ये कब निकालना है, जब रेडियस कितना हो, 7 सेंटीमीटर। तो सिंप्लिसिटी या आसानी के लिए हम लिख देते हैं कि आर जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, तब वो आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। साथ साथ में वो आपसे वॉल्यूम में परिवर्तन की दर भी पूछ रहा है, तो डी वी अपॉन डी टी का मान भी वो आपसे पूछ रहा है। कब पूछ रहा है, जब आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये भी वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। तो ये स्टेप 1 हमारा हो गया, हमने जो चीज़ क्वेश्चन में दी हुई थी वो सारी यहाँ पे मेंशन कर दी है। स्टेप 2 में हमें हमारा कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट कर देना है, और स्टेप 2 में आपको बताया हमारा कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर्मूलों से स्टार्ट होगा। एक तो हमें इसका गोले का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, स्पेयर का क्षेत्रफल, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स एरिया ऑफ ए स्पेयर। तो फिर ऐसे ही वॉल्यूम जो है वो भी हमें पता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। जैसे ये वॉल्यूम हो गया तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में कैलकुलेशन एक साथ स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ डी ए अपॉन डी टी, ताकि टाइम बच जाए हमारा। ये हो जाएगा 8 पाई आर। 8 क्यों आया बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर का अवकलन करोगे डिफरेंशिएशन तो 2 आर आएगा, बाहर 4 है ही, तो 8 पाई आर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा,
और ठीक यही कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। तो dv अपॉन dt जो है वो यहाँ आर क्यूब का अवकलन करोगे तो यहाँ सॉरी आर जो है वो स्मॉल लिया है मैंने, तो यहाँ पे स्मॉल ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये आर क्यूब हो गया। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे तो 4 पाई और आर क्यूब का 3r स्क्वायर होगा, तो 3 से 3 कट हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक ऐसे ही डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। वो पूछता है आपसे डी ए अपॉन डी टी कब निकालना है आपको। डी ए अपॉन डी टी जो है आर इक्वल्स टू 7 यूज़ करना है। तो हम जो है स्टेप थर्ड जो है वो यहाँ एक अलग से यूज़ कर लेते हैं। स्टेप थर्ड जो है अपना उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो जो स्टेप थर्ड होता है हमारा उसमें हमें लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये सीखा है कि स्टेप थर्ड में हम केवल वैल्यूज़ रखने का काम कर लेते हैं। तो ये स्टेप 2 हो गया था हमारा। स्टेप 1 ये था ही डायग्राम का। स्टेप थर्ड में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी अपॉन डी टी जो है कब निकालना है, जब आर इज इक्वल्स टू आपका 7 सेंटीमीटर हो। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ यूज़ कर लिया। तो 8 पाई इंटू में 7 ये हो ही गया। डी आर अपॉन डी टी क्वेश्चन में दे रखा है 0.2, तो इसकी कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। यूनिट जो है वो आप लिख के देंगे। पाई को सॉल्व नहीं करना है बच्चों, पाई पाई ही रहेगा। 22/7 सॉल्व करने की उसको ज़रूरत नहीं है। यदि करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ कट रहा होता है ईजिली तो वहाँ कर लेते हैं, अदरवाइज जहाँ नहीं कटता होता है वहाँ नहीं करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 7 से ये कट जाएगा तो कर लेना चाहिए। तो ये 7 से 7 कट हो गया। इसकी कैलकुलेशन आप जितनी भी आती है वो सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। और यूनिट क्या लिखेंगे, इकाई क्या लिखेंगे। ऊपर तो है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की इकाई यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगी और पर नीचे टाइम है तो टाइम की यूनिट सेकंड होगी। ठीक है, तो ये डी अपॉन डी टी होगा। सिमिलरली डी वी अपॉन डी टी निकालें, उसका वैल्यू पुट कर दें। तो डी वी अपॉन डी टी स्टूडेंट्स कब निकालना है, जब आर का वैल्यू दूसरा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी वही वैल्यू पुट करना है 4 पाई और आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 5 है तो 25 हो गया। डी आर अपॉन डी टी आपका 0.2 है, 0.2 यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व कर लें। यहाँ आप देखेंगे पाई 22/7 किसी से कटेगा नहीं, तो इसको डायरेक्ट 100 पाई और इंटू में 0.2 लिख लिया। ठीक है, और जैसे ही इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20 पाई। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 20 पाई। यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम आ रहा है ऊपर, आयतन आ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड। ये आयतन की दर भी प्लस में है, इसका मतलब दोनों ही दरें जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो सॉल्यूशन मेंशन करना है वो एग्जैक्टली वही तरीका काम में लेना है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो आप बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो वीडियो दोबारा प्ले कर सकते हैं और फिर से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन आपका ये हमने अभी डिस्कस किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन एक इकोनॉमिक्स से मेनली रिलेटेड है, कॉमर्स का टॉपिक होता है मार्जिनल कॉस्ट। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट को हम सीमांत लागत, हिंदी में तो है मार्जिनल, इंग्लिश में मार्जिनल कॉस्ट और हिंदी में इसको हम बोलते हैं सीमांत लागत। ठीक है, कॉमर्स का टॉपिक होता है, इकोनॉमिक्स में मेनली पढ़ा जाता है सीमांत लागत। हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है कि क्या होता है, क्यों होता है। सीमांत लागत भी होता है और सीमांत जो है वो एक तो किसी चीज़ को हम जो बनाते हैं तो उसमें लागत लगती है, और एक जो है वो उसका ये बोल सकते हैं आप प्रॉफिट हो सकता है। तो सीमांत जो है वो मार्जिनल प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, मार्जिनल प्रॉफिट का क्वेश्चन भी ये हो सकता है। दोनों चीज़ें सेम ही होती है मैथ्स के टर्म से। तो ठीक है, कॉमर्स में या उसमें हम इसकी परिभाषा के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, बट यहाँ पर आपको मैं परिभाषा में नहीं लेके जाऊँगा, केवल फॉर्मूला जो है वो इसका हम देखेंगे। इसको सीमांत लाभ भी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट या जो है मार्जिनल प्रॉफिट, इसको हिंदी में सीमांत लागत या सीमांत जो है वो लाभ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई आपको इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ एक इक्वेशन दी रखी है, द टोटल कॉस्ट, मतलब रुपए में आपको लागत दे रखी है। यदि किसी वस्तु की x इकाइयों को बनाया जाता है तो उसकी लागत ये है। मतलब यदि हम एक वस्तु बनाते हैं तो लागत हम डायरेक्ट इस फलन से ही निकाल लेते हैं। यहाँ x की जगह 1 रख देते हैं तो हमें टोटल रुपए मिल जाएंगे 0.005। x की जगह 1 रख दिया और फिर माइनस में 0.02 और x की जगह 1 रख दिया, और ठीक ऐसे ही 30 और प्लस में 5
1000 ये आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपको जितने रुपए मिलेंगे, ये रुपीस किसको निरूपित करते हैं कि जब आप इन वस्तुओं की एक इकाई को बनाते हो तो आपके इतने रुपए पड़ते हैं। 2 इकाइयों को बनाओगे तो x की जगह 2 रख दोगे, 2 यूनिट्स के लिए जो है वो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि उन यूनिट्स को आप 2 यूनिट्स को बनाते हो तो कितना आपको कॉस्ट पड़ता है, कितना खर्चा आपके आता है, वो आप निकालना चाहते हो। तो x की जगह 2 पुट कर दीजिए और मान लो उन्हीं वस्तुओं की आप 100 यूनिट्स बनाना चाहते हो, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की, तो आप सी एक्स की जगह 100 रख दीजिए और 100 रख के उसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको 100 ऑब्जेक्ट्स यदि 100 वस्तुएं आप बनाते हो तो उसका खर्चा भी मिल जाता है। तो आपको एक खर्चे का फलन दे रखा है, जो कॉस्ट आती है उसका एक फंक्शन आपको दे रखा है जो कि डिपेंड करता है यूनिट्स पर, कि आप कितने टाइप की जो है वो वस्तुएं वहाँ पे बना रहे हो, जितने टाइप की वस्तुएं बना रहे हो उन पर वो चीज़ जो है वो डिपेंड करती है। वो आपसे पूछता है कि मार्जिनल कॉस्ट बताना है, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला बच्चों याद रखना, डायरेक्ट अपने शॉर्ट नोट्स में अटका के रखना। मार्जिनल कॉस्ट, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं सीमांत लागत, ठीक है, सीमांत लागत, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है DC अपॉन DX, ठीक है। और जितना आपको वस्तुएं दे रखी है जिसके बारे में पूछ रहा है, सपोज आपको x इज इक्वल्स टू a दे रखा है तो इस पर आपको पूछ रहा है तो x इज इक्वल्स टू a आप पुट कर दें DC अपॉन DX में। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। DC अपॉन DX जो है वो आप यहाँ पर निकालेंगे पहले और उसमें x इज इक्वल्स टू a पुट कर दें। यहाँ x इज इक्वल्स टू a जो है ना वो नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स कि कितने इकाइयों के लिए आपसे उसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो ये सीमांत लागत का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर ये बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो बच्चों आपको जो मैंने तरीका बताया उसी को फॉलो करना है, आपको स्टेप्स जो है वो कंटिन्यू करना है हमारा। तो आप देखेंगे कि स्टेप 1 जो है हमारा सॉल्यूशन के लिए, वो स्टेप 1 ये है कि जो चीज़ गिवन है उसको मेंशन करें। इस चैप्टर को कमांड करने का एक ही तरीका है, जो चीज़ दी हुई है वो अच्छे से पढ़ना। तो CX आपको दे रखा है, मतलब उसका लागत फलन दे रखा है, कोस्ट फंक्शन दे रखा है 005 और ये है x क्यूब और माइनस में 0.02 और ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 30x और प्लस में 5 और ये 1000, ये आपको दे रखा है। ये सारी चीज़ रुपए में होती है, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये रुपीज़ में है। फिर उसने ये बोला है कि मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू क्या होगा, तो हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला कॉमर्स के अकॉर्डिंग DC अपॉन DX या इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग DC अपॉन DX होता है। और जितने पे पूछता है वो उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो 3 पर पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पर 3 पर पूछ रहा है तो 3 लगा देते हैं, इस पर क्वेश्चन मार्क है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 2 अब आसान होगा। स्टेप 2 में हमें पता है कि डिफरेंशिएशन किया जाता है, हम स्टेप 2 में हमेशा अवकलन करने पर जोर देते हैं। तो DC अपॉन DX इसका वैल्यू यदि निकाला जाए तो DC अपॉन DX बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे अवकलन करेंगे C का, तो C का अवकलन पूरा किया तो x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.015, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि 0.05 इंटू में ये 3 है और फिर x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे पॉइंट और फिर 00 और 15 x स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यदि हम लोग ये चेक करें कि इसका डिफरेंशिएशन तो हमने कर लिया x क्यूब का, सिमिलरली हम इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस में 0.04 और x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 30x का किया तो 30 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होगा और 5000 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप इग्नोर करिएगा, आप सही कर लेना कहीं कोई, यदि मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है तो। अब हमें बताया मार्जिनल कॉस्ट जो है वो होगा DC अपॉन DX का जो भी वैल्यू है उसमें किस पॉइंट पर आपको मार्जिनल कॉस्ट पूछता है, वो 3 पर पूछता है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 यूज़ कर लीजिए, तो 0.0015 और 3 यूज़ किया तो 9 हो जाएगा, माइनस में 0.05 फिर 04 इंटू में 3 हो जाएगा और प्लस 3। इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जितना भी ये आंसर आता है उसको आप यहाँ लिख दें। ये मार्जिनल कॉस्ट हमेशा रुपए में आएगा, यूनिट आपको ज़रूर लिखनी है, यूनिट कहीं पर भी नहीं छोड़ना है। सबको क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, तो यूनिट आपको कहीं नहीं छोड़ना है, ये इसका रुपीज़ में यूनिट होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो हमने मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड डिस्कस किया।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी चीज़ क्या जो है वो यहाँ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज का, ये प्रश्नावली का, ताकि प्रश्नावली के कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहे किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन जो है वो हमें आना ही चाहिए। उसके बाद में हमारी आगे की प्रैक्टिस है कि हम कितना प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा कर पाते हैं। तो स्टेप 1 देखते हैं। पहले डायग्राम बनाना है। एज एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, एक आपको घन दे रखा है, उसका जो है वॉल्यूम है ना, वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, इसका मतलब सेंटीमीटर तो इकाई लंबाई की होती है, तो आयतन में परिवर्तन तो ये है नहीं, लंबाई में परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो एक क्यूब बना लेते हैं यहाँ पर। सपोज दिस इज अवर क्यूब, जस्ट अ मिनट, मेरे पास डायरेक्ट 3D ज्योमेट्री यहाँ नहीं है, मुझे क्रिएट ही करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए ये एक हमने क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है, और सिमिलरली इसको इससे जोड़ दिया जाए, और ठीक ऐसे ही यदि हम इसको यहाँ से जोड़ दें तो हमारा एक क्यूब फॉर्मेशन हो जाता है। जस्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की ये टेक्निक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दिए नहीं जाते, मार्क्स हमें लेने पड़ते हैं, मतलब ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी होती है कि जिससे हमें बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो एग्जामिनर हमारा कहीं पे भी कोई मार्क्स काटे ही नहीं। ठीक है, तो ये बस यही स्किल हमें सीखने हैं मेनली। ठीक है, तो ये हमने जो है वो एक तरीके से हमारा क्यूब बना लिया है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है इस क्यूब की लंबाई जो है ना, लंबाई इन द सेंस इसकी भुजा, तो सपोज करो इसकी भुजा जो है वो हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे x मान ली। ठीक है, तो ये भुजा इसकी x हो गई, तो x में परिवर्तन कंटिन्यूसली हो रहा है, तो dx अपॉन dt वो उसने दे रखा है, और रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब रेट बढ़ रही है ना, मतलब भुजा की लंबाई में कंटिन्यूसली बढ़ोतरी हो रही है, वैसे उसने दे रखा है इंक्रीजिंग यानी बढ़ना होता है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग, मतलब वो आयतन में परिवर्तन की दर आपसे चाह रहा है कि dv अपॉन dt का वैल्यू क्या होगा, लेकिन उसने पर्टिकुलर वैल्यू भी दे रखी है कि dv अपॉन dt कब बताना है, जब r इक्वल्स टू या जो x है आपका वो कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, तो उस समय आयतन में परिवर्तन की दर आपको बतानी है। ये स्टेप 1 हो गया। तो स्टेप 1 हमने डायग्राम का कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 में आपको पता है कि आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी, तो स्टेप 2 में हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि घन का आयतन v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब होगा, हमें डायरेक्ट अवकलन कर देना है, तो dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इसका अवकलन किया तो 3x² और dx अपॉन dt, वैल्यूज़ पुट कर देंगे स्टेप 3 में, ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। तो फटाफट से स्टेप 3 लिख देते हैं। स्टेप 3 में dv अपॉन dt हमें निकालना है, तो dv अपॉन dt तो एज इट इज़ रख दो, लेकिन कब निकालना है, जब x इज इक्वल्स टू 10 हो, और वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया। ठीक है, और इनटू में dx अपॉन dt पुट कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, तो 900, और यूनिट इसकी वॉल्यूम आ रहा है, ऊपर आयतन है, तो आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, नीचे समय है तो प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ऑलमोस्ट आपकी एक्सरसाइज 8.1 तो मैंने कंप्लीट करवा दी है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हम बहुत स्लोली प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे। यदि एक एक वीक में एक टॉपिक, जैसे मान लो इस वीक ने हमने रेट मेज़र कर लिया और अगले वीक में हम जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज जो है वो एक एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो जाएगा। और इन ड्यूरेशन सैटरडे संडे को जो है वो लाइव क्लास के दौरान जो है मैं इनके क्वेश्चंस भी अब इंक्लूड करने लग जाऊँगा, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये बात होगी यहाँ तक। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसी वीडियो में मैं लास्ट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो टॉपिक है वो भी डिस्कस करूँगा, तो यहाँ पर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि देखिए, हमने देखा था कि हमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, और उन्हीं में से पहला रेट मेज़र होता है, और फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हिंदी में बोलते हैं हम वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जिसको हम बोलते हैं वर्धमान
ठीक है, और साथ साथ में ह्रासमान फलन। ठीक है, और फलन के इस नेचर को, जब कोई फलन या तो बढ़ेगा या घटेगा, उसको एक साथ यदि बोला जाए तो इंग्लिश में तो हम बोलते हैं मोनोटोनोसिटी। ठीक है, मोनोटोनोसिटी, और हिंदी में बोलें तो एकदिष्टता। ठीक है, एकदिष्टता। हमने क्लास 10th में संधि विच्छेद पढ़ा है। संधि विच्छेद में एकदिष्टता का मतलब क्या हो गया कि एक दिशा, है ना, ऐसा फलन जिसकी दिशा एक ही रहती है उसे हम एकदिष्टता बोलते हैं, मोनोटोनोसिटी बोलते हैं, या फलन के ऐसे नेचर को हम बोलते हैं कि मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, यानी फलन जो है वो एकदिश टाइप का बिहेव करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टॉपिक के बारे में। अब बात करता हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, ये तो बात हो गई इसके शाब्दिक अर्थ की, उसके शब्द का क्या अर्थ है वो बताया मैंने आपको। लेकिन मैथ्स में कैसे पढ़ेंगे, तो मैथ्स में देखिए कि जैसे कोई फलन होता है, हमें पता है कि कोई भी फलन आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एफ एक्स से रिप्रेजेंट होता है तो इसका मतलब हमें क्लास 11 से पढ़ा है कि फलन होगा तो उसका कुछ ना कुछ प्रांत होगा, यानी इसका कोई ना कोई डोमेन होगा। डोमेन वो x की वैल्यूज़ होती है जो फलन ले सकता है, यानी जितनी दूरी तक फलन डिफाइन होता है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि सपोज़ करो x का वैल्यू जो है ना वो x1 से लेकर, या कुछ भी जनरल आप जो फैमिलियर जिससे है ना वो ही ले लें। यहाँ पे x का वैल्यू a से लेकर b तक डिफाइन है, सपोज करिए। ठीक है, तो इसका मतलब यदि ये फलन है तो इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे मान लो इस फलन का कुछ भी मैंने ग्राफ बनाया, वो इस टाइप का ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये अपना एक्स एक्स होता है, ये ठीक है से वाई एक्स होता है, और आपको मैंने ये ए और बी बताया, यानी ये ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही परिभाषित है, यानी दिस इज़ द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। और सिमिलरली आप ये बोल सकते हैं कि जितनी दूर तक ग्राफ मैक्सिमम जा रहा है ये पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू बी होगा। अब आप थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाइए कि इस फलन को आप देखें ना तो ये फलन लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई वैल्यूज़ ही दे रहा है ना। भाई यहाँ पर वैल्यू कम थी, वैल्यू निकलती कैसे है कि आप यहाँ पर संगत y का वैल्यू देखेंगे। इस बिंदु पर मान लो मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू कितना होगा फलन का, तो आप यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और देखेंगे y कितना मिल रहा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि हर जगह यहाँ पॉइंट देखेंगे तो यहाँ आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा इस टाइप से, तो आप y का वैल्यू ये मिलाएंगे देखेंगे यहाँ पर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि x का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ तो a से लगातार b तक बढ़ता ही है वैल्यू, आपको पता है यहाँ 1 होता है, फिर 2 होता है, 3, लगातार वैल्यूज बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ती हुई पुट कर रहे हो तो आप देखेंगे ग्राफ में नेचर क्या हो रहा है, ग्राफ की प्रकृति किस टाइप की हो रही है कि ग्राफ पर वैल्यू बढ़ते हुए ही हमें प्राप्त हो रहे हैं, है ना। भाई यहाँ पे ये था, पहले और कम था, फिर और बढ़ता गया, इसी टाइप से जो है वो ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब y की वैल्यूज जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ऐसे फलन जिनके लिए हम ये बोलते हैं कि नेचर यदि फलन का बढ़ता जा रहा है तो ऐसे फलन को हम बोल रहे हैं वर्धमान फलन, है ना। इसका चिन्ह इस टाइप का होता है और हिंदी में हम बोलते हैं वर्धमान फलन, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सामान्य शब्दों में आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोचिए वर्धमान का मतलब क्या हो गया। यदि हम किसी भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए यदि जो भी हमें प्रांत दे रखा है उस प्रांत के अंदर यदि हम बात करें तो यदि हम x की वैल्यूज़ बढ़ती हुई पुट करें तो यदि हमें y की वैल्यूज़ भी बढ़ती हुई मिल रही है तो ऐसे फलन को हम वर्धमान फलन बोलते हैं। ये जो चीज़ मैंने बोली है ना वो आप अपनी डेफिनेशन में लिख सकते हो, अगले टॉपिक का हेडिंग डालकर वर्धमान आसमान हेडिंग डालिए और उसमें पहला डालिए वर्धमान, और जो चीज़ मैंने बोली है अभी वो वापस सुने एक बार और उसको सुनकर दोबारा जो है अपनी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से लिख लें। इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब हम x की वैल्यूज़ किसी भी फलन y इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए एक दिए गए प्रांत के अंतर्गत x की वैल्यूज़ को, x के मानों को बढ़ाते जाएं तो y की वैल्यूज़ भी यदि हमें बढ़ते हुए ही प्राप्त हो तो उसे हम बोलते हैं वर्धमान फलन। आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर ए गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इन ए सर्टेन डोमेन, if we increase the values of the variable x, then if we are getting the values of y in the increasing order, then the given function is the increasing function in a particular or in a certain domain। ये मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन आपको बता दी है। ठीक है, इस डेफिनेशन को नोट कीजिए, नॉर्मल लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिए, फिर डिटेल में जो प्रिंटेड डेफिनेशन है वो तो खैर मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में कवर करवाऊंगा ही। अभी आपको पता होना चाहिए कि वर्धमान क्या है। किसी भी चौराहे पे आपको पूछ लिया जाए कि वर्धमान क्या होता है, तो वर्धमान क्या होता है कि यदि हम x की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएं और y की वैल्यूज़ भी बढ़ती हुई मिल जाए तो उसे हम वर्धमान बोल देते हैं। ठीक है,
अब बात आती है कि इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ये फंक्शन था, ठीक है, जस्ट मिनट, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। कोई दो पॉइंट लेते हैं, या हमें पता है कि ग्राफ से तो दिख ही रहा है कि ये फलन लगातार बढ़ रहा है, इसका प्रांत यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पर भी इसका प्रांत ही है, x इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। मैं इसका एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे इस प्रांत के अंदर ले लिया x इज इक्वल्स टू x1 और एक पॉइंट यहाँ ले लिया x इज इक्वल्स टू x2। समझ में आ रही बात? दो बिंदु मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि x के दो बिंदु यहाँ मिल जाएंगे। मैं पूछूं कि ये फलन यदि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के द्वारा यदि ये फलन दिया जाता है, तो बच्चों सोच के बताना कि x इज इक्वल्स टू x1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। x इज इक्वल्स टू x1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का मान क्या होगा, ठीक है। वैल्यू तो समझते हैं, मान को बोलते हैं। हिंदी मीडियम के इतने भी हिंदी मीडियम नहीं है आप, ठीक है, तो आपकी तो लैंग्वेज जो है वो मिक्स चलती है, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे भी ये वीडियो लेक्चर इंग्लिश में चलने वाला है। तो x इज इक्वल्स टू x1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो फंक्शन का वैल्यू कैसे निकलेगा, आप x इज इक्वल्स टू x1 उस फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, fx1 हो जाएगा। और सिमिलरली आप x इज इक्वल्स टू x2 पर फंक्शन का वैल्यू निकालें, तो आपको बताएं, इसको मैं y1 लिख देता हूँ आसानी के लिए, और y इज इक्वल्स टू उसमें y2 लिख देते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बार बार करना पड़ेगा, इस वजह से मैं ये चीज़ आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू जो है x इक्वल्स टू x1 पर फंक्शन का वैल्यू y1 इज इक्वल्स टू fx1 होगा, और x इज इक्वल्स टू पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो fx2 होगा। आप सोच के देखिए कि x1 और x2 में बड़ा कौन है, तो क्लियरली आपका एक ही आंसर होगा कि सर x2 इज़ ग्रेटर देन x1। और यदि x2 x1 से बड़ा है तो आप मेरे को बताइए फिर y1 और y2 में बड़ा कौन होगा। ये तो y1 है, और सिमिलरली आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपका y2 है। तो आप देख पा रहे हैं कि y2 जो है वो बड़ा है y1 से। तो यही तो अपनी डेफिनेशन थी कि व्हेनेवर वी आर गिविंग द वैल्यूज ऑफ x इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू द फंक्शन, यदि हम फंक्शन को x की वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहे हैं, तो यदि वैल्यूज भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा। सो क्लियरली f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई, जो हमने थ्योरी में लिखा है वही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फिर से आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सपोज थोड़ा सा रुकिए, एक सुंदर सा कार्टेजियन सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। ये एक कार्टेजियन सिस्टम बना दिया हमने, ठीक है। और इस कार्टेजियन सिस्टम में यदि हम फंक्शन को डिक्रीजिंग बना देते हैं, सपोज मैं इस बार ग्राफ इस टाइप का लेता हूँ, ठीक है, फिर से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ही है, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के लिए फिर से प्रांत दे रखा है, ये x इज इक्वल्स टू बी, ये x इक्वल्स टू a हो गया, ये x इक्वल्स टू b हो गया। इस फंक्शन के लिए एक पॉइंट जो है वो ये x इज इक्वल्स टू x1 हो गया, और एक पॉइंट जो है वो x इज इक्वल्स टू x2 होगा। और इस पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो सपोज करो x1 वाले पे तो हमने लिया y1, और ठीक है, और ऐसे ही जो है ये y2, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हो गई। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में कि x1 और x2 में तो फिर से सिचुएशन, भाई हम आसमान की बात करें तो वर्धमान की डेफिनेशन क्या थी कि यदि हम x की वैल्यूज़ को बढ़ते हुए ऑर्डर में पुट करें, x की वैल्यूज़ को बढ़ते हुए ऑर्डर में पुट करें, तो यदि y की वैल्यूज़ भी बढ़ते हुए ऑर्डर में मिले तो वो इंक्रीजिंग होगा। और यदि x की वैल्यूज़ घटते हुए ऑर्डर में पुट करें, तो यदि y की वैल्यूज़ वो घटते हुए ऑर्डर में मिल रही है, सॉरी मैं दोबारा स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, यदि हम x की बढ़ती हुई वैल्यूज़ को पुट करें फंक्शन में, तो y की वैल्यू हमें घटती हुई मिल रही है। फिर से सुनना, यदि x की बढ़ती हुई वैल्यूज़ को पुट करें और y की वैल्यूज़ किस प्रकार की मिल रही है, घटती हुई वैल्यूज़ मिल रही है, तो उस केस में हम फंक्शन को बोलते हैं हासमान फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, whenever we are providing the values of x to the function y is equals to f x in increasing order, हम बढ़ते हुए ऑर्डर में पुट करें, then we are getting the values of y in decreasing order, then such function is called decreasing function।
ओके तो यहाँ हम कैसे देख सकते हैं इसको कि आपको पता है x1 और x2 में बड़ा कौन है, x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 और x1 में बड़ा कौन है, x2 बड़ा है, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो यहाँ मूल बिंदु ओरिजिन होता है, तो वैल्यूज़ जो है वो बढ़ते हुए ऑर्डर में ही मिलती है। और वैल्यू जो फंक्शन की है वो किस टाइप की मिल रही है, y1 और y2 में बड़ा कौन है, आप देखेंगे कि y2 कम हो जाएगा y1 की कंपैरेटिवली, क्योंकि y2 नीचे आ गया ना, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, हासमान फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो वही सेम चीज़ जो मैंने इंक्रीजिंग के लिए दिखाया था आपको, वही डिक्रीजिंग के लिए बताया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एंड में मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है, और अगले वीडियो लेक्चर में हम फॉर्मूला देखेंगे कि मैथमेटिकली जो है, ये तो इसका सैद्धांतिक डेफिनेशन हो गया, थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया कि इसकी जो थ्योरी है वो क्या होती है। अगले वीडियो में ये थ्योरी मैं वापस से रिकॉल करवाऊंगा आपको, लेकिन इस वीडियो को आप अच्छे से एंड में आप समझ जरूर लेना, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि देखिए बच्चों, दो टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक तो मैक्स मिन वाला, ठीक है, और एक जो है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। ये दो टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़े से समझने के हिसाब से डिफ़िकल्ट भी है। तो इस वजह से थ्योरी पे थोड़ा फोकस रखिए और प्रैक्टिस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको करवा दी जाएगी। तो अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।